अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुझे एयरपोर्ट पर कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा। इसके बाद रात 12 बजे वाली फ़्लाइट पकड़ी और इस्लामाबाद पहुंच गया। अब मुझे एक और भारतीय जासूस या तकरीबकार कैलाश चंद्र से निपटना था। मायावती ने डायरी में उसका यही नाम लिखा था। डायरी का ये वर्क मैंने फाड़ कर अपने पास रख लिया। उस पर कैलाश चंद्र का टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ था। मेरे पास इन भारतीय तकरीबकारों के टोले के 7 दिन के पासवर्ड भी मौजूद थे, जो मैंने मायावती की डायरी से नोट किए थे। और पासवर्ड से मुझे बड़ी आसानी से कैलाश चंद्र का एतमाद हासिल हो सकता था, क्योंकि ये पासवर्ड इन तकरीबकारों के सिवा किसी दूसरे को मालूम नहीं थे। मेरे पास अब इतने पैसे बाकी नहीं रह गए थे कि मैं किसी आला दर्जे के होटल में कमरा लेता। आला दर्जे के होटल में इसलिए तरजीह दिया करता था कि उन होटलों में आदमी का एक रौब सा कायम हो जाता है, और अगर वहाँ पर खुफिया पुलिस का आदमी भी मौजूद हो तो वो इतनी आसानी से हाथ नहीं डालता। जबकि दरमियाने दर्जे के होटलों में खुफिया पुलिस ज़रा से शक व शुबे पर फ़ौरन हिरासत में ले लेती है। एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी पकड़ी और रावलपिंडी सदर में आ गया। सदर में एक अंग्रेज़ों के ज़माने का होटल हुआ करता था। उस होटल में जदीद होटलों वाली सहूलतें तो नहीं थीं, मगर पुराने होटलों वाला एक ख़ास किस्म का मिजाज और फ़िज़ा ज़रूर कायम थी। आमतौर पर यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने के रिटायर्ड CSP अफसरान और जागीरदार किस्म के वज़ादार लोग आकर ठहरते थे। इस होटल के अक्सर कमरे खाली रहते थे। ये होटल उस ज़माने में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। अब ये होटल बाकी नहीं है। उस जगह एक शॉपिंग प्लाजा बन चुका है। 200 रुपये में 24 घंटे के लिए वहाँ कमरा मिल जाता था। मैंने उस होटल में आकर एक कमरा ले लिया और सो गया। दूसरे रोज़ काफ़ी दिन निकल आया था जब मेरी आँख खुली। कमरे में ही नाश्ता मंगवा कर किया। फिर कैलाश चंद्र का टेलीफोन नंबर निकाल कर सामने रख लिया और टेलीफोन करने से पहले सोचने लगा कि उस भारतीय तकरीबकार को यहाँ से फ़ोन करना मुनासिब रहेगा या किसी दूसरी जगह यानी किसी पब्लिक टेलीफोन बॉक्स से फ़ोन करूँ, क्योंकि इस बात का खदशा था कि होटल की एक्सचेंज वाले मेरी बातें सुन लें। मैंने होटल के कमरे से फ़ोन करने का इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने बाथरूम में जाकर आईने में अपनी सूरत देखी। मैंने सोचा कि मुझे अपनी शक्ल थोड़ी सी बदल लेनी चाहिए। मैंने कमरे में ही हजाम को बुलवा लिया। उसे अपनी छोटी छोटी दाढ़ी पूरी साफ करवाई, सर के लंबे बाल छोटे करवा लिए और मूछें ज़रा रहने दी। मेरी शक्ल अब इतनी आसानी से पहचानी नहीं जा सकती थी। मैं अपनी पाकिस्तानी पुलिस को भी अपने नाकर्दा गुनाहों के इल्ज़ाम में मतलूब था। मैं पिंडी सदर में आ गया। एक बाज़ार में पुराने गर्म कपड़े फ़रोख्त हो रहे थे। यहाँ से मैंने अपने लिए एक अमरीकी गर्म जैकेट और मेल खोरे रंग की पुरानी पतलून खरीदी। मैं अपना लिबास भी बदल डालना चाहता था। ये कपड़े लिफाफे में डाले और सदर के पोस्ट ऑफिस में आ गया। यहाँ एक पब्लिक टेलीफोन बूथ था। मैंने वहाँ से कैलाश चंद्र का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। कुछ ही देर घंटी बजती रही। फिर किसी ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। यह किसी औरत की आवाज़ थी। मैं बरह रास्त कैलाश चंद्र का नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हो सकता था कि यह शख्स किसी मुसलमान के नाम से यहाँ रह रहा हो। मैंने औरत को नंबर बताया और पूछा, ये आप ही का नंबर है बेगम साहबा? औरत ने कहा, हाँ जी, ये हमारा ही नंबर है, मगर घर पर इस वक्त कोई नहीं है। यह नौकरानी मालूम होती थी। उसने मेरा मसला हल कर दिया था। मैंने पूछा, साहब किस वक्त आएंगे? मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। औरत बोली, अच्छा जी, साहब अपने दफ्तर गए हुए हैं, वहाँ फ़ोन कर लें। मैंने उससे फ़ोन नंबर पूछा तो उसने मुझे फ़ोन नंबर भी कहीं से देखकर लिख दिया। मैंने उस शख्स के दफ्तर का एड्रेस भी लिखवा लिया और फ़ोन बंद कर दिया। यह दफ्तर सदर में एक जगह पर वाक़ था। मैं पूछता पूछता सड़क पर पहुंच गया जहां कैलाश चंद्र का दफ्तर था। मुझे यकीन था कि इस नंबर पर बात करने वाली घर नौकरानी ने अपने जिस साहब का जिक्र किया है वो कैलाश चंद्र ही है। मुझे उसके सामने जाने के बाद सबसे पहले इस अमर की तस्दीक करनी थी कि क्या यह कैलाश चंद्र ही है। यह काम बेहद मुश्किल था, मगर उस रोज़ का पासवर्ड मेरी मुश्किल को आसान बना सकता था। यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दफ्तर था। बाहर छोटा सा बोर्ड लगा था। दफ्तर एक दुकान के अंदर बनाया गया। आधे दरवाजे पर शीशे लगे थे। एक चिपड़ा बाहर स्टूल पर बैठा था। एक आदमी दफ्तर के दरवाजे से बाहर निकला तो मैं अंदर दाखिल हो गया।
एक छोटा सा कॉरिडोर था। एक जानिब पार्टीशन वाली दीवार थी, दूसरी दीवार पर सर्जरी के आलात की तस्वीरें लगी हुई थीं। मालूम होता था कि यह दफ्तर पाकिस्तान में तैयार होने वाले सर्जरी के आलात बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है। मैं किसी से ये भी नहीं पूछ सकता था कि कैलाश चंद्र नाम का आदमी यहाँ कहाँ मिल सकता है। इतने में एक चिपड़ासी कोने के स्टूल से उठकर मेरे पास आया और पूछा, आपको किससे मिलना है जनाब? मुझे नौकरानी ने इस इलाके का नाम भी बता दिया था जहाँ मैंने फ़ोन किया था। मैंने चिपड़ासी से उस इलाके का नाम लेकर पूछा, भाई तुम्हारे साहब उस जगह रहते हैं ना? वो बोला, हाँ जी, मगर आपको किससे मिलना है? मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साहब ही से मिलना है। उसने कहा, ये कहे ना फिर, मेरे साथ हैं। वो मुझे पार्टीशन वाले आखिरी कमरे के पास ले गया, मुझे बाहर रुकने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया। पार्टीशन की दीवार 6-7 फुट ऊंची थी, लकड़ी की दीवार थी। अंदर से चिपड़ासी की आवाज़ आई, सारे एक साहब आपसे मिलने आए हैं, भाई फिर उन्हें अंदर बुला लो ना। चिपड़ासी मुझे आकर अंदर ले गया। डब्बानुमा कमरे में सुनहरी फ्रेम की ऐनक लगा एक खुश शिकल मगर ढलती उम्र वाला आदमी अंग्रेजी सूट में मलबूस कुर्सी पर बैठा था। उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया और कारोबारी खंदा पेशानी के साथ बैठने का इशारा करते हुए पूछा कि मैं काफ़ी पसंद करूंगा या चाहिए। उस शख्स की उम्र 40 से कुछ ऊपर ही होगी, मगर चेहरे के नक्श पुरकशिश थे और बालों में सफ़ेद बालों की लकीरें उसकी शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश बना रही थीं। मैंने दिल में कहा कि मायावती सच्ची थी, उसे इस आदमी से ज़रूर मोहब्बत करनी चाहिए थी। कमरे में दाखिल होते वक्त मैंने उस शख्स के नाम की तख्ती बाहर लगी हुई पढ़ ली थी। उस पर राजा गुलाम अहमद लिखा हुआ था। मुझे सबसे पहले ये मालूम करना था कि ये शख्स असल में राजा गुलाम अहमद है या कैलाश चंद्र है। मैंने कहा, सिर्फ चाय मंगवा लीजिए, साथ कुछ नहीं खाऊंगा। उसने चिपड़ासी से चाय लाने को कहा। दफ्तर दरमियाने दर्जे का था, ज़्यादा आन बान दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपने सामने खुली हुई फाइल बंद करते हुए मुझे सिगरेट पेश किया। मैंने शुक्रिया कहते हुए सिगरेट ले लिया। एक सिगरेट उसने ले लिया। लाइटर से पहले मेरा सिगरेट सुलगाया, फिर अपना सिगरेट सुलगाने के बाद पूछा, फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? अपने सभा और उर्दू के अल्फाज जो उसने बोले थे, इससे वो किसी तरफ से भी हिंदू नहीं लग रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे भी शुबा हुआ कि शायद मैं किसी गलत आदमी के पास आ गया हूँ। मैंने यूं ही कह दिया, बात यह है जनाब कि मैंने शारजा में अपना एक छोटा सा दफ्तर बनाया है। मैं वहाँ सियालकोट के आलात सर्जरी और सिल्वर वेयर इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरा काम ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं खुद मार्केट का जायजा लेने शारजा से यहाँ आया हूँ और इस सिलसिले में आपका तामुन चाहता हूँ। वो आदमी कहने लगा, बड़ी खुशी की बात है, हम हर खिदमत के लिए हाजिर हैं। फिर उसने मुझे एक लिस्ट निकाल कर दिया जिस पर हर किस्म के आलात सर्जरी और सिल्वर वेयर की तस्वीरें थीं और नीचे उनके नाम और नंबर लिखे हुए थे। कहने लगा, हम ये माल आपको सप्लाई कर सकते हैं, हमारी कमीशन भी मामूली होगी। आप हमें अपनी पसंद के माल का ऑर्डर दे दीजिए, आपको ठीक वक्त पर माल शारजा पहुंचा दिया जाएगा। मैं बात को तोल नहीं देना चाहता था क्योंकि कारोबारी बात करनी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने सोचा कि मुझे ट्रिप का पता फेंक देना चाहिए। मैंने कहा, बात दरअसल यह है जनाब कि शारजा में मेरे कारोबार में एक खतून भी शरीक है, मुझे उसने आपके पास भेजा है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपने तयशुदा कमीशन पर आपको माल सप्लाई करने के पाबंद होंगे। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि आप भी उस खतून को जानते हैं। वो ज़रा सा चौंका, फिर कारोबारी मुस्कुराहट के साथ बोला, हो सकता है, शारजा में हमारे बहुत से जानने वाले रहते हैं। क्या नाम है उस खतून का? मैंने उसे कागज़ पेन से लेकर कागज़ पर मायावती का नाम लिखा और कागज़ उसके आगे कर दिया। मेरा ख्याल है आप इस खतून को बहुत ज़्यादा जानते हैं। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। मायावती का नाम पढ़ते ही एक सेकंड के लिए उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, फिर वो फ़ौरन ही मुस्कुराहट वापस आ गया। उसने कागज़ का पुर्जा मेरी तरफ बढ़ाते हुए नफ़ी में सर हिलाकर कहा, आई एम सॉरी सर, मैं इस नाम की किसी खतून को नहीं जानता, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने ट्रिप का दूसरा पत्ता फेंका, जेब से मायावती की डायरी से फड़ा हुआ वो कागज़ उसके सामने रख दिया।
जिस पर उसने अपने हाथ से कैलाश चंद्र को मोहब्बत भरा खत लिखा था। उस शख्स ने कागज़ को गौर से देखा, उसे पढ़ा, मगर फिर भी मुझे हाथ न पकड़ाया। नफ़ी से सर हिलाते हुए कहने लगा, जनाब, ये आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं? मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप गलत जगह पर आ गए हैं। अब पासवर्ड का ऐलान ज़रूरी था। मैंने डेयरी वाला कागज़ उठाकर जेब में रखा और सिगरेट का कश लगाते हुए पासवर्ड का पहला जुमला बोला। मैंने कृष्ण जी महाराज को गोपियों के साथ दांस रचाते देखा है। अब वो शख्स ठुठक सा गया, मगर फिर भी उसने ज़बान न खोली। आदमी बड़ा पक्का लगता था। मैंने एक और कदम उठाया। मिस्टर कैलाश चंद्र, मैं अमृतसर सेंटर से आया हूँ। मेरा नाम मोहन दास है। जब तुम आज के पासवर्ड का इससे अगला जुमला नहीं बोलोगे, मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम ही कैलाश चंद्र हो? उसने ऐसा से पासवर्ड का अगला जुमला बोल दिया। कृष्ण जी तो बंदराबन में होते हैं। मैंने पासवर्ड का तीसरा जुमला बोला। मैंने कृष्ण कन्हैया की फिल्म देखी थी। तब उसने मेरी तरफ झुककर धीमी आवाज़ में कहा, सर आप तो जानते ही हैं, हमें यहाँ पाकिस्तान में बड़ा मोहतात होकर रहना पड़ता है। मैंने कहा, मैं अभी कर्नल चड्ढा से नहीं मिला। वो कहने लगा, सर आपको मायावती का यह खत कहाँ से मिला? मैंने कहा, बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। मायावती को रात कत्ल कर दिया गया है। मैं कल कराची में उसके होटल में ही था। उस वक्त तक वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, क्योंकि मुझे यहाँ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में अपने किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो ज़्यादा होशियारी और अक्लमंदी से हमारे मिशन को आगे बढ़ा सके। यहाँ पहले जो लोग काम कर रहे हैं, अमृतसर सेंटर और दिल्ली हेडक्वार्टर वाले उनकी कारगुजारी से मुतमईन नहीं हैं। मैं यही मिशन लेकर पाकिस्तान आया था। मायावती ने मुझे अपनी डायरी में से तुम्हारा नाम और फ़ोन नंबर बताया, तो मुझे ये मोहब्बत भरा खत लिखा हुआ नजर आ गया। मैंने आज का पासवर्ड भी मायावती से लिया और ये खत भी ले लिया ताकि तुमसे रब्ता कायम हो सके। मुझे रात की फ़्लाइट से इस्लामाबाद आना था। मैं कराची से रवाना होने से पहले मायावती से मिलने उसके होटल में गया और उसका कमरा खुला था। अंदर गया तो मायावती की लाश पलंग पर पड़ी थी। मैं वहां से फ़ौरन निकलकर सीधा एयरपोर्ट पर आ गया। कैलाश चंद्र मायावती की मौत पर उदास हो गया था। मैंने अपने लहजे को ज़रा सख्त बनाते हुए कहा, तुम सब लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे हो, एक दूसरे से इश्क मोहब्बत की पींगे बढ़ाने में लगे हो और भारत का पैसा ज़ाय कर रहे हो। कैलाश चंद्र जल्दी से सीधा होकर बैठ गया और बोला, सर ऐसी बात नहीं है। मायावती खुद ही मुझसे मोहब्बत का इजहार करती थी। मैंने तो कभी उसको इनकरेज नहीं किया था। मैं अब बड़े रौब से बोलने लगा था। इसकी ज़रूरत भी थी। मैंने कहा, बहरहाल हमें तुम लोगों के बारे में अच्छी रिपोर्टें नहीं मिल रही हैं। ये हमारे कराची के मर्चेंट डानी की गफलत का नतीजा है कि मायावती को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। मैं मर्चेंट डानी को भी यहाँ से वापस भिजवा दूंगा। मैंने कैलाश चंद्र को बिल्कुल न बताया कि उसकी लांच में परसों धमाका हुआ था और वो उसमें हलाक हो गया है, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि कैलाश चंद्र इस खबर से बेखबर है। शायद पिंडी के अखबार में ये खबर नहीं छपी थी। वैसे भी इन तकरीबकारों का आपस में सिर्फ उस वक्त रब्ता होता था जब इन्हें कोई तकरीबी कार्रवाई करनी होती थी। इसके बाद वो एक दूसरे से बेखबर रहते थे। भारत की खुफिया एजेंसी भी उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बताती थी। सिर्फ इनके चीफ के हाथ में इनकी डोर होती थी और वो इन लोगों की सारी कारगुजारियों से वाकिफ रहता था। कैलाश चंद्र बोला, सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से अदा कर रहा हूँ। पिंडी और इस्लामाबाद की तमाम सरकारी और सियासी सरगर्मियों की पूरी रिपोर्ट बनाकर हेडक्वार्टर को वायरलेस पर खुफिया कोड में हर हफ्ते रवाना करता हूँ। अच्छा, तो ये दुश्मन दी यहाँ बैठा ये तकरीबी काम कर रहा था। मैंने दिल में सोचा। चिपड़ासी चाय लेकर आ गया। हम दोनों खामोश हो गए। चिपड़ासी चाय की प्यालियाँ रख कर चला गया तो मैंने कैलाश चंद्र से कहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस से अमृतसर सेंटर और दिल्ली हेडक्वार्टर भी बहुत हद तक मुतमईन है, लेकिन तुम यहाँ जिस आदमी के जरिए सियासी और सरकारी सरगर्मियों की खुफिया रिपोर्टें हासिल करते हो, वो तुम्हें अप टू डेट रिपोर्टें फराहम नहीं करता। तुम्हारी अक्सर रिपोर्टें ऐसी होती हैं जो हमारा भारतीय सफारतखाना पहले ही से रवाना कर चुका होता है। तुम लोगों को यहाँ इसलिए रखा गया है कि तुम हमें वो मालूमात मुहैया करो जो हमारा इंडियन सफारतखाना हासिल नहीं कर सकता। कैलाश चंद्र को अब अपनी पड़ गई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे उस जासूसी के एवज
इंडियन सफारत खाने से या किसी दूसरे जरिए से भारी रकम मिलती है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम तो महज एक दिखावा था, एक ड्रामा था। मैं उससे उस खास आदमी का अता पता मालूम करना चाहता था जो इस वतन दुश्मन कैलाश चंद्र को हुकूमत के तामीरी कामों की खुफिया रिपोर्टें फराहम करता था। इस काम में कोई दुश्वारी पेश न आई और कैलाश चंद्र ने मुझे उस शख्स का असली नाम है और एड्रेस वगैरह बता दिया और कहा, सर ये आदमी असल में हरियाणा का हिंदू है, पहले इंडियन एम्बेसी के लिए काम करता था, अब क्रिश्चियन नाम जेकब रख कर हमारे लिए काम करता है। मैंने कहा, मैं आज इस शख्स का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, उसे फ़ौरन यहाँ बुलवाओ। कैलाश चंद्र ने धीमी आवाज़ में कहा, सर उसका यहाँ आना ठीक नहीं है, हम खुद उसके पास चले जाएंगे, हमें यहाँ की सीआईडी से बहुत खबरदार होकर रहना पड़ता है सर। मैंने कहा, वो कहाँ मिलेगा? कैलाश चंद्र ने कहा, वो शहर से 6-7 मील दूर एक छोटी सी बस्ती में रहता है, मैं उसे फ़ोन पर पैगाम पहुंचा दूंगा कि वो आज शाम कहीं ना जाए और घर पर ही रहे, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा सर, हम शाम को यहाँ से चले जाएंगे, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं सूरज गरूब होने के बाद यहाँ तुम्हारे दफ्तर में आ जाऊँगा, यहीं से जैकब की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब मैं जाता हूँ, मुझे कुछ और ज़रूरी काम भी करने हैं। कैलाश चंद्र मुझे छोड़ने दफ्तर के दरवाजे तक आया। मैं शाम को आने का कहकर वापस वहाँ से चल पड़ा। मेरी ये मुहिम भी मुकम्मल तौर पर बखैर खूबी अंजाम को पहुँच गई थी। वहाँ से मैंने एक वैगन पकड़ी और इस्लामाबाद पहुँच गया। मैं रावलपिंडी में रहकर पुलिस की नज़रों में नहीं आना चाहता था। इस्लामाबाद के एक छोटे से रेस्तोरां में आकर बैठ गया, वहाँ चाय पिया, कुछ वक्त वहाँ गुजारा। करीब ही एक छोटा सा बाग था, कुछ वक्त वहाँ बैठा रहा। दोपहर को उसी रेस्तोरां में खाना खाया, शाम तक उसी रेस्तोरां में रहा। जब सूरज गरूब हो गया तो वैगन में सवार हुआ और सीधा कैलाश चंद्र के ऑफिस में आ गया। वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। कहने लगा, सर मैंने जेकब को इतला पहुंचा दी थी, वो घर पर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, तो फिर चलो। कैलाश चंद्र के पास पुराने मॉडल की एक फेड कार थी, वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। रावलपिंडी शहर से निकले तो शाम का अंधेरा हो चुका था। जेकब का मकान एक दूर अफ्तादा बस्ती में था। वो अपने मकान की बैठक में हमारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने गहरी निगाह जेकब को देखा। दुबला पतला सांवले रंग का आदमी था, शक्ल ही से बड़ा यार लग रहा था। कैलाश चंद्र ने मेरा तारुफ कराया तो उसने गैर इरादी तौर पर दोनों हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया। हम मोढ़ों पर बैठ गए। मैंने उसे यूं ही सवाल जवाब शुरू कर दिया। पहले तो वो घबराया हुआ था, फिर ज़रा उसने अपने अंदर एतमाद पैदा किया और मेरे सवालों का जवाब सोच समझ कर देने लगा। मैंने उसकी खूब सरजनश किया कि वो पुरानी और गलत रिपोर्टें फराहम करता है। उसने बहुत सी वजाहतें की कि उसके महदूद ज़राए हैं, उसे ज़्यादा फंड मुहैया किए जाएँ। मैंने बातों ही बातों में ये मालूम कर लिया कि वो अकेला ही ये काम करता है, इस जासूसी में कोई दूसरा उसके साथ शामिल नहीं है। मैंने पूछगछ में काफ़ी देर लगा दिया। मैं चाहता था कि रात जितनी गुजर सकती है गुजर जाए। रात के 10 बजे हमने खाना खाया। इसके बाद मैंने जेकब से कहा, तुम्हें हमारे साथ पिंडी चलना होगा। मैं तुम्हारा और कैलाश का तारुफ कर्नल चंडा से कराना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे फंड में इजाफे की बात की जा सके। कैलाश और जेकब दोनों फंड में इजाफे का सुनकर खुश हुए। कोई 11 बजे रात हम गाड़ी में बैठकर वापस पिंडी की तरफ चल पड़े। मैंने सारी स्कीम पहले ही सोच ली थी। मेरे पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था। जब गाड़ी रावलपिंडी शहर के करीब एक पुराने नाले के पुल के पास पहुंची तो मैंने कैलाश चंद्र से कहा, यहाँ एक तरफ अंधेरे में गाड़ी रोको। उसने कच्ची सड़क पर से गाड़ी उतार कर अंधेरे में दरख्तों के पास खड़ी कर दिया। मैंने कैलाश चंद्र से कहा, तुम मेरे साथ हो। वो गाड़ी से निकलकर मेरे साथ चलने लगा। मैंने उसे कहा, यहाँ हमारी एक खुफिया जगह है जहाँ हमने एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर छुपाया हुआ है। मैं कर्नल चड्डा को वायरलेस पर इतला देना चाहता हूँ कि हम उसके पास आ रहे हैं। यहाँ ज़मीन ऊंची नीची और संगलाख थी। हम बरसाती नाले के छोटे से पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ आ गया। यहाँ अंधेरे में एक तरफ इशारा करते हुए मैंने कैलाश चंद्र से कहा, वो सामने कोठड़ी है। मैं वहाँ जाकर वायरलेस पैगाम कर्नल चड्डा को देकर अभी आता हूँ। तो मैं इसलिए साथ लाया हूँ कि अगर कर्नल चड्डा ने तुमसे बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं तुम्हें बुला लूँगा।
तुम यहाँ एक तरफ होकर बैठ जाओ। मैंने कैलाश चंद्र को खास तौर पर ऐसी जगह बैठने को कहा था जहाँ उसके पीछे नाले की ढलान थी। अब मैंने देखा कि वो बैठ गया है, तो मैं रात के अंधेरे में उस कोठड़ी की तरफ चला गया जिसका कोई वजूद नहीं था। कुछ दूर तक अंधेरे में चलने के बाद मैं रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, कैलाश चंद्र मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं वहां से एक तरफ हटकर 10-15 कदम चला और ऊपर से होता हुआ वापस उस तरफ चल पड़ा जहां मैंने कैलाश चंद्र को बिठाया था। मुझे कुछ फासले पर अंधेरे में उसका हेवला दिखाई दिया। मैं दूसरी तरफ हट गया। यूं एक जगह से मैं पुल की जानिब होकर बरसाती नाले के साथ साथ चलने लगा। मैं कैलाश चंद्र की पोस्ट पर निकल गया। अब मैं बड़ी एहतियात से इस तरह कदम उठाने लगा कि मेरे कदमों की आवाज़ पैदा न हो। मैं ये भी नहीं चाहता था कि कैलाश चंद्र को भी कोई आवाज़ निकाल सके। मेरा ये दुश्मन बल्कि मेरे वतन पाकिस्तान का दुश्मन है। उस वक्त मुझे एक छोटा सा मेमना मालूम हो रहा था जिसको ठिकाने लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। सिर्फ इस बात की एहतियात कर रहा था कि कहीं वो मुझे हमलावर होता देखकर शोर न मचा दे या कोई ऐसी आवाज़ हलक से न निकाल दे जिसको सुनकर दूसरा आदमी यानी पाकिस्तान का दुश्मन जेकब वहाँ से गाड़ी लेकर फरार न हो जाए। अगर वो फरार हो जाता है तो फिर उसका दोबारा हाथ आना तकरीबन नामुमकिन था। मैं झुककर दबे पाँव चलता कैलाश चंद्र के पीछे से उसकी जानिब बराबर बढ़ रहा था। जैसे ही मैं उसके एक कदम के फासले पर पहुंचा, उसने शायद मेरी आहट सुन ली थी। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसने शायद मुझे पहचान लिया था। वह मुंह से कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसकी गर्दन अपनी गिरफ्त में ले लिया और बाएं बाजू के शिकंजे में कस कर इतनी ज़ोर से झटका दिया कि पहले तो मुझे लगा कि उसकी गर्दन अलग हो गई है, मगर गर्दन अलग नहीं हुई थी। मैंने उसे वहीं ज़मीन पर लिटा कर उसकी गर्दन को हाथ से टटोल कर देखा। मुझे उसकी गर्दन की हड्डी कहीं न मिली। गर्दन की हड्डी टूट कर नीचे चली गई थी या उसकी गर्दन की खाल काफ़ी ऊपर को खींच गई थी। मुझे लाश ठिकाने लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इस दुश्मन पाकिस्तान की लाश वहीं पड़ी रहने दिया और अंधेरे में गौर से देखता हुआ नाले के पुल पर से होकर उस जगह पर आ गया जहाँ जेकब गाड़ी में बैठा हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे अकेले आते देखा तो गाड़ी की खिड़की में से सर बाहर निकलते हुए पूछा, सर कैलाश बाबू कहाँ हैं? मैंने उसे कहा, वो कर्नल साहब के पास है, तुम भी आ जाओ, कर्नल चड्ढा ने तुम्हें भी बुलाया है। मैंने जेकब को ज़्यादा दूर चलने की तकलीफ ना दिया। जैसे ही वो गाड़ी में से निकलकर 2 कदम आगे बढ़ा, मैंने पीछे से उसकी गर्दन में अपना बाजू डालकर ऊपर को खींचते हुए एक के बाद दीगरे 3 झटके दिए। वो भी मेरे बाजू में झूल गया। मैंने उसकी लाश भी वहीं ज़मीन पर अंधेरे में डाल दिया और खुद फेट गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करके वापस मोड़ा और रावलपिंडी शहर की तरफ सड़क पर डाल दिया।